नमस्कार। समस्त भारतीय पार्टी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। छब्बीस एपिसोड के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे देश और प्रदेशों के हालात क्या हैं। आजादी के 65 साल में देश को चलाने वालों ने किस तरह भ्रष्टाचार के जरिए काला धन जमा किया। क्या आजादी के लिए संघर्ष करने वालों के सपने पूरे हुए? क्या आम आदमी का जीवन खुशहाल हुआ? क्या है देश का हाल और कैसे बदलेगा देश प्रदेश? देश की स्थिति जो है वो बिल्कुल डामाडोल हो रही है। क्या खुश है, गरीब जनता पे स्थिति जा रही है और जो अमीर है वो अमीर होने लग रहे हैं। सारे घोटाले छोड़ दीजिए, आप मात्र एक घोटाले की बात करिए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। सिर्फ उसका अमाउंट इतना बड़ा है कि सरकार अगले 5 साल के लिए पूरे देश में प्राइमरी से लेकर PhD तक शिक्षा दे सकती थी। दफ्तर में जाओगे तो फाइल आगे नहीं जाएगी, उसका पहिए लगाने पड़ेंगे, पहिए खींचला के पैसे दे के पहिए लगेंगे। दाल रोटी पहले गवर्नमेंट ने छुड़ा दी कि दाल के भाव आसमान को छुए थे, अब सब्जी को इतना महंगा कर दिया है कि पालक तक नहीं खरीद सकते हम। तो आम आदमी क्या रोटी खाएगा? सरकार कोई विकास नहीं कर रही। आम जनता है वो आज भी परेशान है, वो आज भी त्रस्त है, वो आज भी कुछ आपसे मांग रही है और आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरह से फर्क सरकार देखती है वो एकदम क्लियरली दिखाता है कि जमीनी हकीकत से सरकार का कोई टच ही नहीं है। आज एक सवाल हर नागरिक के मन में उठ रहा है, कैसे सुधरेगा देश, कैसे बदलेंगी व्यवस्थाएं? इन सभी सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। हमारा पहला एपिसोड आज के हालात पर केंद्रित है। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश की आर्थिक स्थिति कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी। 1000 साल पहले दुनिया का 33% व्यापार भारत के हाथ में था। अब सिर्फ 1% से भी कम रह गया है। देश को बार बार लूटा गया। पहले आक्रमणकारी आए और देश पर 700 साल तक राज किया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने देश को लूटा और 200 साल तक राज किया। हमारे पूर्व नेताओं और नागरिकों ने संघर्ष और त्याग करके देश को आजाद कराया, लोकतंत्र का निर्माण किया। लोगों ने सपने संजोए कि देश आजाद होगा तो हर नागरिक खुशहाल होगा और देश फिर से सोने की चिड़िया बनने के लिए अग्रसर होगा। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया। देश को लूटने का सिलसिला जारी रहा और आजादी के बाद देश को अपनों ने ही लूटा। लोगों का चरित्र गिरता गया। आज देश की कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। किसी को किसी का भय नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं। भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी लोग जो है इसकी सभ्यता और इसकी ईमानदारी पर नाज करते हैं, परंतु हमारे जितने भी ऊपर पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो भ्रष्टाचार से ओतप्रोत होने के कारण इस हिंदुस्तान की जो है गरिमा पर जो है कलश लगा रहे हैं। हमने देखना चाहा कि एक अच्छा देश हमारा हो और विश्व में अपना प्रभुत्व जमाए, ऐसा नहीं दिख रहा है। सरकार बार बार झूठी घोषणाएं करती है कि हम विश्व की 1 नंबर अर्थव्यवस्था कायम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ समस्याओं में ही 1 नंबर हैं हम, जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या या गरीबी। अगर आज हमारे देश में बिजली, पानी, सड़कें, एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट या कानून व्यवस्था, आप भ्रष्टाचार, आप कुछ भी क्षेत्र देख लीजिए, मुझे लगता है कि हम हर जगह से पीछे ही होते जा रहे हैं। स्वराज तो आया लेकिन सुराज नहीं। राजनीतिक दलों ने सत्ता में रहने और सत्ता में आने के लिए कभी गरीबी हटाओ तो कभी राम मंदिर का नारा दिया, कभी आरक्षण तो कभी लुभावने वादे या तोहफे दिए। सियासत में किसानों, मजदूरों, मजलूमों की बातें तो खूब हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। नेता लोगों को मैं सबसे ज्यादा ब्लेम करती हूँ। देखें, जनता बहुत कुछ करके चुन के एक अपना प्रतिनिधि आगे भेजती है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, आगे जाएगा, हमारे लिए ग्रांट लेके आएगा और हमारी यहाँ की स्थिति को सुधारेगा। और यहाँ की अगर मैं ये समझती हूँ कि गवर्नेंस अच्छी हो
अगर हमारे नेताओं में इच्छा शक्ति हो के ये काम हमें करना है तो हर क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। जब से हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र का मायने होता है कि लोगों द्वारा एक ऐसे तंत्र की स्थापना की जाए जहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। राजाशाही खत्म होकर लोकतंत्र की स्थापना की गई, लेकिन आज हो क्या रहा है कि जो लोग जिनको हमने अपना लीडर बना के लोगों की सेवा के लिए हमने बैठाया, उनके चरित्र का निरंतर गिरावट हो रही है। इतना ही नहीं, उनकी नीयत सेवा की बजाय राज करने की हो रही है, इस देश को, इस प्रदेश को लूटने खाने की हो रही है। और इसी वजह से हमारी समस्याओं का समाधान होने की बजाय निरंतर हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार देश के सामने आज एक मुख्य मुद्दा और समस्या है, जिसके चलते देश का विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सरकार से चला पैसा गरीबों के हाथों में पहुंचने की बजाय बिचौलियों के हाथों में जा रहा है। भ्रष्टाचार देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भ्रष्टाचार में 182 देशों में 95 नंबर पर है। सरकारी ऑफिसों में हर वर्ष औसतन 92,122 करोड़ रुपए घूस के रूप में लिए और दिए जा रहे हैं। आज भ्रष्टाचार का यह आलम हो गया है कि घूस लेने और देने को कोई बुरा ही नहीं मानता। वहीं देश में काले धन की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। देश का लाखों करोड़ रुपया भ्रष्ट लोगों ने विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है, जिसमें देश के बड़े राजनेता, नौकरशाह और पूंजीपति शामिल हैं। जबकि देश की लगभग 30% आबादी 2 जून की रोटी के लिए तरस रही है। हर एक जगह जो है भ्रष्टाचार है। अगर आज की डेट में आप देखेंगे कि पीछे हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने ही एक करप्शन का खुलासा किया था, और जो कि अभी सामने आ रहा है कि नियर अबाउट 600 या 700 ट्रक ऐसे हैं जिनमें गियर बॉक्स ही नहीं है। तो घोटाला आप देखिए कि हमारे किस ब्लड में होता है ना, कि ब्लड में जो है गंदगी की तरह जैसे कहते हैं कि आ गई है, उस तरीके से करप्शन जो है ब्लड में आ गया है। हर जगह भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का मेन कारण यही है कि जो राजनेता बनते हैं उन्हीं के जो इर्द गिर्द उनके परिवार के मित्र या उनके जो काफी नजदीकी होते हैं वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लगातार बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें पिछले 5 सालों में कई गुना हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 5 सालों में 100% तक बढ़ गए हैं, जिसका असर बेतहाशा बढ़ी महंगाई के रूप में सामने आया है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना जो है मुश्किल हो गया है। जहाँ तक कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में पैसे बढ़ गए हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के पैसे बढ़े हैं। सब्जियों के दाम इतने हो गए हैं कि हर एक आदमी की जो है खाना मुश्किल हो गया है, और लोगों के कपड़े के पहनने, रसोई के गैस के पैसे, दूध के पैसे, दूध इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, हर एक आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई जो परेशान कर रहा है आम जनता को, जो प्राइवेट जॉब करते हैं सबसे ज्यादा उनको है, क्योंकि उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही महंगाई के हिसाब से। किसी तरह अगर कुछ भी बना लिया, कुछ भी खा लिया, देखो, लेकिन अगले दिन अगर आज अगर दाल ये भाव तो कल बढ़ते जा रहे हैं, घटते तो नहीं जा रहे। अगर सब्जी वाले भैया से कहते हैं कि भैया ये भाव है, कहते नहीं कल और बढ़ेंगे, उसके अगले दिन कल और बढ़ेंगे। आज आलू ये भाव है तो कल दुगने भाव बढ़ते हैं। आजादी के बाद देश के किसानों की हालत बद से बदतर होती गई। आज महंगी खाद, महंगे बीज, सिंचाई के अभाव में किसान कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। पिछले 15 सालों में 2.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आज भी ये सिलसिला जारी है। देश में औसतन हर दिन 2 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। अरबों खरबों रुपए टैक्स रिलैक्सेशन कॉर्पोरेट्स को है, लेकिन इतना ज़्यादा फार्मर सुसाइड हो रहा है, लेकिन उसको सब्सिडी देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके ज़्यादातर किसान कर्जे के बोझ के नीचे आत्महत्या करते हैं। हम जब आज़ादी के समय हमारा एक अंडरस्टैंडिंग था कि ये जो तमाम साहूकार है गांव में, जो एक बहुत बड़े ब्याज पे उधार देते हैं, इंटरेस्ट रेट पे उधार देते हैं, ठीक है, उससे उनके झगड़ों से किसानों को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए,
तय हुआ था उस समय कि ऐसा कोशिश करना पड़ेगा कि हर एक किसान के पास सरकारी क्रेडिट की व्यवस्था हो। लेकिन पिछले 20 सालों में हम क्या देखते हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उन शेड्यूल्ड बैंक्स के एब्सोल्यूट नंबर्स में एक डिक्लाइन, एक डिक्रीज हुआ है। एक एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो हमें कहते हैं, एक संकट एग्रेरियन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में आया है। और इसी का एक सिम्टम है ये जो तमाम किसान जो पिछले 20 सालों में सुसाइड किए हैं। बिजली की कमी से न केवल हमारे किसान बुरी तरह से प्रभावित हैं, बल्कि इससे उद्योग धंधे भी चौपट हो रहे हैं। हरियाणा की पावर पोजीशन पिछले 50 साल से ख़राब है। मैं तो जब यंग बॉय था तब से देखता आ रहा हूँ यहाँ पर कि हर चीफ मिनिस्टर हमसे ये क्लेम करता है कि आफ्टर 3 इयर्स कोई पावर शॉर्टेज नहीं रहेगी, पर 50 साल में तो कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ उससे ज़्यादा आ जाती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि हरियाणा में बिजली लगाई नहीं गई है, बहुत लगाई गई है, एक्सपेंशन हुआ है, परंतु डिमांड और सप्लाई को मीट नहीं हुआ है। लाइट ही तो लाइट तो आ नहीं रही जी। लाइट तो 10 बजे से लेकर रात को आती है और 5 बजे तक रहती है, उसमें 3-4 कट लग जाते हैं। जबकि 5-10 किले अगर दूर ले जाना हो, कच्चा खाड़ हो, तो वो खाड़ ही भर जाता है शहर रात में। और जब फेस उड़ जाए तो फेस उड़ने के बाद में तो ये समझ लो कि किसान बैठा रहो सारी रात, क्योंकि वो फेस तो रात को लगा नहीं सकता बिजली के डर से, और वो सारी लाइट चली जाती है। और 1 घंटा देते हैं दिन में वाटर सप्लाई के नाम से, उसमें भी 2 कट आते हैं जी। देश के करोड़ों बेरोजगार मारे फिर रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी दर 9.5% तक पहुंच गई है। मैं अब ग्रेजुएट हूँ, मुझे दिल्ली कॉल सेंटर में वर्क करना पड़ रहा है। वो इस वजह से बिकॉज मैं सोनीपत में रह रहा हूँ हरियाणा में, यहाँ पे मुझे कोई जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। 91 के बाद उठा करके देख लिया, फार्मर सुसाइड से लेकर के बेरोजगारी ये लगातार बढ़ा है। जबकि स्टेट आपका क्या बोलता है कि ये नव उदारवाद के कारण इसलिए हम ला रहे हैं कि हम कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जबकि इतना लंबा समय होने के बाद भी कोई एम्प्लॉयमेंट में आप बढ़ोतरी नहीं कर पाए, लगातार उसमें घटोतरी होती रही। आज बेरोजगारी मुंह फाड़ के खड़ी है। आज कितने लोग ये सोच पाते हैं, माँ बाप हर चीज़ से समझौता करने को तैयार हैं, वो गंदी सड़कों में भी रहने को, बिना बिजली पानी के भी रहने को, महिलाएं 10 कोस से पानी लाने को भी तैयार हैं, लेकिन ये चाहती हैं कि हमारा बेटा अगर पढ़ गया है, अगर वो कुछ योग्यता प्राप्त किए हुए है, उसकी योग्यता के हिसाब से तो उसको नौकरी मिल जानी चाहिए, बिना सिफारिश के, बिना पैसे के। तो आज एक आम व्यक्ति हर चीज़ से समझौता करने को तैयार हुआ है, लेकिन अपने बच्चे के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता है। बदलेगा देश प्रदेश में वक्त है एक ब्रेक का। हम जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाएं जुल्म, अन्याय और भेदभाव की शिकार हैं। 70% महिलाओं को किसी न किसी रूप में शारीरिक और यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना लगभग 60 महिलाएं बलात्कार की शिकार होती हैं, तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 14 महिलाएं रोज दहेज के लिए मार दी जाती हैं। महिला उत्पीड़न का मुद्दा बहुत ही बड़ा उत्पीड़न का मुद्दा है। देखिए, मतलब भावरी रेप केस हो या कोई भी रेप केस, मतलब जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, लीगल कानून बने हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो वो लीगल कानून ही इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं कि जिसमें आम महिलाएं जो उसका शिकार होती हैं वो उनको उसका फ़ायदा मिल नहीं पाता। अजीब कानून इस देश में है ना। हमको बोला जाता है कि आप रेप मत होइए, पुरुषों को नहीं कहा जाएगा डोंट रेप। सो अल्टीमेटली अगर कोई महिला का रेप होता है, हरासमेंट होता है, हम उसका प्रॉब्लम भी कहाँ लोकेट करते हैं, वो क्या पहनी थी, उसका कैरेक्टर कैसा था, वो इस टाइम पे रात को बाहर क्यों नहीं निकली, और मतलब जो गिल्टी हैं उनका तो नहीं, पुलिस का यही धारणा है। तो कहाँ पे हमको आज़ादी है कि हम अपनी तरह से अपना जीवन जी सकते हैं। आज महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। आप रोज पेपर खोलिए, रोज टीवी चैनल देखिए, आपको रोज ऐसी खबरें मिलेंगी जहां गैंग रेप हुए हैं, जहां मार दिया गया, जहां आपस में कोई झगड़े से इस तरह की बात हो गई। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानती हूँ कि भ्रूण हत्या, आज कई ससुराल में मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ की अगर बेटियां पैदा हुई हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ दी गई है। तो हमें ये इन सब चीज़ों से काफ़ी उठ के आगे आना पड़ेगा।
आजादी के इतने साल बाद भी बच्चों का भविष्य अंधकार में ही है। एक तरफ स्कूल में दाखिला लेने और छोड़कर चले जाने की स्थिति चिंताजनक है, तो दूसरी ओर देश के स्कूलों की आधारभूत स्थिति डराने वाली है। स्कूल में बच्चों के दाखिले की दर 97% है, तो उनकी उपस्थिति मात्र 71%। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि 5वीं क्लास के बाद 26% बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं या फिर उनका स्कूल आना बंद करवा दिया जाता है। वहीं देश के 29% स्कूल कच्ची बिल्डिंग में चलते हैं और बहुत से स्कूल बिना छत के चल रहे हैं, तो 23% शिक्षक अनट्रेन्ड हैं। 56% छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है। देश के 27% स्कूलों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं। 60% स्कूलों में शिक्षक जरूरत से कम हैं, तो देश के 9% स्कूलों में महज एक अध्यापक से सभी क्लासों की पढ़ाई हो रही है। पर सबसे दुखद ये है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है, जहां की ज्यादातर बच्चों को अक्षर और संख्या का ज्ञान न के बराबर है। देश में बहुत बुरी हालत है। जैसे सरकारी स्कूल्स को जैसे ले सकते हैं, टीचर्स का दाखिला जैसे थोड़ा पैसे वैसे खिला के हो जाता है बेसिकली, उससे इतने अच्छे टीचर आ नहीं पाते काबिल, जो मतलब बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकें, तो उससे प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जैसे पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करवा सकते। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, या फिर लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है स्कूल में, या फिर उनको और किसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्कूल दूर है तो वो भी वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो सरकार इस तरफ बिल्कुल बहुत कम ध्यान दे रही है। सारी दिक्कत है जी, बच्चे नहीं पढ़ते, मास्टर एक तरफ टोली लगाए बैठे रहते हैं, बच्चे कहीं कहीं घूमते रहते हैं। अब अपने पीने का पानी बाहर से मंगाते हैं, अब बच्चे यहीं का पानी पीते हैं। हमारे जो स्कूली स्तर पे शिक्षा दी जाती है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है हमारी सरकारों ने, और मैं इसमें काफ़ी हद तक ये दोष मानती हूँ कि हमारी ये सरकारें चाहती नहीं है कि लोग अच्छी तरह से पढ़ जाएं और वो सोचने लग जाएं, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूल काफ़ी महंगे हो चुके हैं। गवर्नमेंट स्कूल की हालत इतनी खस्ता है कि या बैठने को जगह नहीं है, अच्छे अध्यापक नहीं है, और कई जगह पे मैंने पेपर में पढ़ा है कि एक ही अध्यापक 5 क्लासें ले रहा है, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा और वो क्या आगे बढ़ के क्या सीखेंगे। इसके ऊपर काफ़ी समझने की ज़रूरत है कि हमें अगर बेस अच्छा बच्चों का नहीं बना पाएंगे तो उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। आज देश को जितना खतरा देश के दुश्मनों से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा देश में फैल रहे आतंकवाद और नक्सलवाद से है। इससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आज देश आतंकवाद की समस्या से बुरी तरह जूझ रहा है। आतंकवादी देश के किसी भी हिस्से को कभी भी दहला देते हैं। आतंकी हमलों में हर साल हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ब्लास्ट हो जाते हैं और होने के बाद आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं, या कोर्ट केसेस शुरू हो भी जाते हैं तो उसको सालों लग जाते हैं और जनता धीरे धीरे इस चीज़ को भूलने लग जाती है। हमारे देश में कानून बने तो हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हो रही है, वो कानून किस हद तक लागू हो रहे हैं, इसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। देश में आतंकवाद के साथ नक्सलवाद की समस्या भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आज देश के 78 जिले और 9 राज्य नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार समेत देश के कई हिस्से नक्सलवाद की चपेट में हैं। पिछले 5 सालों में 10,000 से ज्यादा लोग नक्सली हमलों में मारे गए हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं नक्सलवाद के लिए, माओवाद के लिए, पता नहीं कितने तरह के आतंकवाद के लिए, बट मैं आपको बताता हूँ, अगर हम स्टेट्स में जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ स्टेट है जिसकी सबसे बुरी हालत है नक्सल से लड़ते हुए, लेकिन ये नक्सली कौन है? ये नक्सली हमारे हिंदुस्तान के हमारे भाई बहन है। ये वो ट्राइबल्स है जिनको कंपनियों ने वहाँ घुस के उनको अपनी ज़मीन और अपने पानी से, अपने उस कल्चर से महरूम कर दिया। आप चाहे उड़ीसा ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, कहीं पे झारखंड ले लीजिए, सब जगह हालात ये है कि हम पहले कंपनियों को ये सारी चीज़ें देते हैं, ज़मीनें उनको माइंस एंड मिनरल्स के लिए वो लेते हैं,
उनको जाके मिलिट्री घुसा के उनको मारते पीटते, उनकी रेप करते हैं। एक आदमी के पास जब लास्ट में कोई हथियार नहीं होता, जब कोई ऑप्शन नहीं रहता, तब वो हथियार उठाता है। हाल के दिनों में जो ये नक्सलियों ने अपना जो तांडव किया है और अपना अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, ये इस बात का प्रतीक है कि आतंकवादी घटना से ज़्यादा हमारे सामने ये नक्सली घटना ज़्यादा बड़ा नासूर बन चुका है। और अगर हम इसे रोकना चाहते हैं और इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, तो सरकार को, गृह मंत्रालय को और देश को की जिम्मेदारी बनती है, और साथ में राज्य सरकार की भी, वो इन चीज़ों पर रोक लगाए और जो भी बुनियादी चीज़ें हैं हमें उन पर ध्यान देना होगा। नक्सलवाद बढ़ने का मेन कारण यही है कि उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो लोग सुलझा नहीं पा रही है, या समझ नहीं पा रही है, या सुलझाना नहीं चाहती है। अब हम लोग सरकार चुनते हैं इसलिए कि हमारी समस्याओं का निपटारा किया जाए, और अगर हमारी समस्याओं का निपटारा सरकार नहीं करेगी तो नक्सलवाद जैसे ग्रुपों का होना लाजमी है। नक्सलवाद का जहाँ तक रीज़न, सबसे बड़ी तो रीज़न ये है कि बेरोज़गारी। लोगों को आज अपने देश में बेरोज़गार का संख्या बहुत ज़्यादा है। जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिलने की वजह से ये हथकंडे अपनाना पड़ता है उनको। देश के हालात पर हमारा कार्यक्रम बदलेगा देश प्रदेश अभी जारी है। हम जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे कार्यक्रम बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उम्मीदें टूटती जा रही हैं। रोज उजागर हो रहे घोटाले, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, बेचारगी और वादा खिलाफी के चक्रव्यूह में आम आदमी की स्थिति अभिमन्यु जैसी हो गई है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही नजर आएंगी। 1947 में महज 35 करोड़ की आबादी वाला ये देश अब 125 करोड़ का हो चला है। आबादी के साथ साथ बढ़ रही हैं देश की समस्याएं भी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, ट्रांसपोर्ट, बिजली की समस्या और चरमराती कानून व्यवस्था के चलते आजादी के इतने वर्षों बाद भी आधारभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है आम आदमी। अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। व्यापारी हो या किसान, गृहिणी हो या उद्योगपति, हर कोई परेशान है। समस्या ये है, 7 साल से मैं हिसार आ रहा हूँ। नल्ला और पापड़े की जो लेडीज सवारी वो तो बस में भी नहीं चढ़ सकती, इतनी भीड़ की समस्या है। सरकार शॉर्ट टर्म काम कर रही है, लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है कि इसका एक पूर्ण हल निकले। अब इन्होंने कल से 20% रेट बढ़ा दिए बिजली के रेट बढ़ाया, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़े हैं, लेकिन कम से कम हमें बिजली दे दो सही। बिजली के नाम पे खाली इन्होंने पोल लगा रखे, ऐसा लगता है कि हरियाणा इज 100% इलेक्ट्रिफाइड विदाउट करंट। पानी मतलब रख दिया, रात के लिए पानी रख दिया तो उसके अंदर छोटे छोटे कीटाणु पैदा हो जाए हैं, कीड़े से चलने लग जाए उसके अंदर। और अब गर्मियों के अंदर तो इतनी शॉर्टेज हो जाए है पानी की। एक तो पानी आएगा भी कम गर्मियों के दिनों में, तो एक नहीं आएगा नहीं, वो बिल्कुल ही गंदा होगा। एक राशन कार्ड के लिए 10 बार चक्कर काटना है, एक वोट कार्ड के बनाने के लिए 20 दफा जाना पड़ा है। हर एक छोटे छोटे किसानों के लिए, जो मध्यम लोगों के लिए अधिकारी हैं, इनसे बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। देश की आजादी के समय लोगों ने जो सपने देखे थे वो एक एक करके चूर होते गए और नेता लोगों को वादों की अफीम खिलाकर उनसे वोट बटोरते रहे। यही कारण है कि जब जब हकीकत की कड़वी जमीन से जनता का सामना हुआ, हाहाकार मचा। इस एपिसोड में हमने आज के बिगड़े हुए हालात को वास्तविक रूप में पेश किया। समस्त भारतीय पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो जरूर बदलेगा देश और प्रदेश।